हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 2 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसमें अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर चुके हैं हम। वी हैव आल्सो फाइंड द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल on 2 point, first was on axis and another was on equatorial plane। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डाइपोल की एक्सिस पर। वो फॉर्मूला था V इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट का मतलब यह है कि डाइपोल, अगर मान लीजिए ये डाइपोल है, ठीक है, मैं जनरल पॉइंट को मतलब यहाँ पर भी फाइंड कर सकता हूँ। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो कहीं पर भी मैं पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ वहीं पर मुझे वो डायरेक्ट वैल्यू बता दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो एक ऐसा फॉर्मूला मतलब कि रामबाण कह सके कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, कि डाइपोल की वजह से एक ऐसा फॉर्मूला पोटेंशियल का मुझे फाइंड करना है जो कि रामबाण साबित होगा मेरे लिए, कि किसी भी पॉइंट पर डाइपोल से मैं उसको कहूं कि इस पॉइंट पर मुझे फॉर्मूला बता या इस पॉइंट पर मुझे वैल्यू बता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो उस फॉर्मूले का यूज करके मुझे वो पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जो डाइपोल हमें करना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डाइपोल तो होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं एक डाइपोल बना रहा हूँ। लेट ये मेरे -q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। उनके बीच का सेपरेशन कितना होता है वो हम लेते हैं 2a। ठीक है, तो सेपरेशन है 2a फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। और मैं एक एनी जनरल पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेट पॉइंट P यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मुझे इस पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका एक सेंटर भी होगा, तो मैं यहाँ पर एक एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट इसका जो सेंटर है वो पॉइंट O है और O पॉइंट से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड R है और उसका मैं एक वेक्टर साइड वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, लेट दिस इज वेक्टर R, मतलब पोजीशन वेक्टर हम कह सकते हैं P पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल से। अब देखो मुझे पोटेंशियल इस पॉइंट पर फाइंड करना है बच्चों, तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास। देखो पोटेंशियल के लिए मुझे फाइंड करना है नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, जनरल पॉइंट है यहाँ पर। तो दिस विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों चार्ज की वजह से जो नेट पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल बराबर होगा इस डाइपोल के। तो दोनों की वैल्यू रखा हूं। अब जब मैं दोनों की वैल्यू रख रहा हूं तो यहाँ पर देखो क्या होगा, मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए फ्रॉम दी चार्ज टू द पॉइंट वेयर आई वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि B से लेकर के P तक का मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए बच्चों, और A से लेकर के P तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो चलो एज्यूम करते हैं थोड़ा और। तो अब मैं एज्यूम कर रहा हूं, देखो ये मेरा पॉइंट है, लेट B पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर मैं एज्यूम कर रहा हूँ। लेट ये R1 है, ओके, ये R1 है और A पॉइंट से P पॉइंट तक को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि उसका जो डिस्टेंस वेक्टर है वो R2 मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेट ये मेरा वेक्टर R2 है। ठीक है, ये P पॉइंट पर आकर मिल रहा है, ये R2 वेक्टर, ये R वेक्टर और ये R1 वेक्टर। तीनों चीज डिफरेंट है बेटा। R1 वेक्टर है फ्रॉम दी, R1 इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट B टू पॉइंट P। R2 इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ठीक है, तो जब हमें एक चीज देखो, जब आप पोटेंशियल निकालो किसी Q चार्ज का, तो फॉर्मूला आता है KQ अपॉन R। R होता है सेपरेशन फ्रॉम द पॉइंट टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूंगा पॉजिटिव चार्ज का, तो मैं सेपरेशन कौन सा लूंगा, मतलब R मेरे लिए क्या होगा बेटा, B से लेकर के P तक का डिस्टेंस। चलो वो आगे करते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है पोटेंशियल का KQ अपॉन R होगा, KQ, लेकिन सेपरेशन में कितना लूंगा बेटा, DP, ओके, प्लस K यहाँ पर -Q अपॉन सेपरेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, AP। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल चीज है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई मैंने सिंपली इनको ऐड कर दिया है। वेक्टर का मैंने यहाँ पे कुछ सोचा ही नहीं है। चलो आगे करते हैं। तो KQ दोनों में कॉमन है, बाहर निकालो उसको।
घर से बाहर निकालो और मारो इसको, नहीं मारना नहीं है, अब इसको बस बाहर निकालना है। 1/bp माइनस 1/ap, ठीक है। तो यहाँ पर तो माइनस साइन आएगा, ये bp हो गया, ये ap हो, bp हमारी ये डिस्टेंस है और ap ये डिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू रखो। तो पोटेंशियल vp इक्वल टू आएगा k q 1/bp की वैल्यू जरा ध्यान से देखो क्या आएगा। 1/bp की वैल्यू आएगा बेटा r1 का मैग्नीट्यूड। मैं यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं लगा रहा, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा और bp क्या है r1 माइनस 1/ap की वैल्यू क्या है, ap की वैल्यू है r2। मैं यहाँ पर वेक्टर का साइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिया है यहाँ पर, क्योंकि जो फॉर्मूला था k के ऊपर मैग्नीट्यूड r होता है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हमें वेक्टर से कोई मतलब नहीं है। तो r1, अब देखो पोटेंशियल एट पॉइंट P k3 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया, तो 1/r1 1/r2 की वैल्यू तो मुझे चाहिए, लेकिन किसके टर्म में चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इसके फर्दर डेरिवेशन करोगे तो क्या आपका टारगेट होना चाहिए। तो देखो मेरा टारगेट ये होगा कि मैं r1 और r2 की वैल्यू, r1 और r2 की वैल्यू एक तो इस r के टर्म में लाऊंगा, और मैं एक और पॉइंट एज्यूम कर रहा हूं कि लेट जो वेक्टर r है ये थीटा एंगल बना रहा है विद द डायपोल एक्सिस। आपको पता है कि डायपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो ये उसकी डायपोल की एक्सिस हो गई। तो ये भी ये पॉइंट है कि जो P पॉइंट है, ओके, ये थीटा एंगल पर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द डायपोल, या कह सकते हो कि वेक्टर r मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायपोल एक्सिस। तो यहां पर मैंने ये भी अज्यूम करा है कि थीटा इज एंगल बिटवीन किस किस के, वेक्टर r एंड वेक्टर p डायपोल मोमेंट है और r यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द सेंटर। तो मेरा टारगेट ये रहेगा इसमें कि मैं r1 और r2 को रिप्लेस करूं और उनको मैं r और थीटा के टर्म में लाऊं, ठीक है। चलो तो आगे प्रोसीड करते हैं। देखो जब भी आप डेरिवेशन कर रहे हो ना तो माइंड में सोचो कि आप उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, तो आपके माइंड में हिंट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि r1 और r2 की वैल्यू मैं r और थीटा के टर्म में ही रखूंगा। तो अब ये कैसे किया जाए, तो देखो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख लो कि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OBP में इधर ये जो डेरिवेशन है एक बार मैं आपको बता देता हूं। डायपोल का पोटेंशियल निकालने के लिए काफी सारे मेथड है किसी भी जनरल पॉइंट पे, मैं आपको वही डेरिवेशन सजेस्ट करूंगा जो कि एनसीईआरटी में गिवन होगा। यहाँ पर मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, लेकिन सजेशन यही होगा मेरा कि आप एनसीईआरटी वाले मेथड को फॉलो करें अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। बाकी तो आप किसी से भी कर सकते हैं, काफी सारे बुक्स में काफी सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। 2-3 मेथड तो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस भी करूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट मेथड है और ये एनसीईआरटी का मेथड होगा, ठीक है, फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। तो 1/r1 1/r2 की वैल्यू मुझे चाहिए। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल OBP में, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ये पूरा 2 है, तो इसको मैं भी हटा रहा हूं। यहां से लेकर के O से लेकर के B तक का जो वेक्टर होगा मैं इसको वेक्टर A से डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखो मैं यहाँ पे एक डिफरेंट ट्रायंगल बना रहा हूं OBP में ये वेक्टर R1 है, ये वेक्टर R है और ये वेक्टर क्या है A, ठीक है। तो देखो जब क्लास 11th में आपने वेक्टर पे काम किया होगा, वेक्टर पढ़े होंगे, आपने ये कहा होगा कि जो 2 वेक्टर, जैसे ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसको कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर r के बराबर होगा। वेक्टर r विल बी इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर r1, ठीक है। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे तो r1 फाइंड करना है, तो r1 वेक्टर को मैं लिख सकता हूं वेक्टर r माइनस वेक्टर a, ठीक है। ध्यान देना कि ये एंगल कितना है, थीटा एंगल। अब मेरे पास ऐसे 2 वेक्टर है यहाँ पे, वेक्टर r और वेक्टर a, जो कि थीटा एंगल से अलाइंड है, और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है r1। अब जब r1 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, एक्चुअली मुझे पुट क्या करना है, मुझे पुट करना है r1 का मैग्नीट्यूड। मुझे वेक्टर r1 भी फाइंड नहीं करना है, मुझे r1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि अगर मैं मान लो r1 का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, 2 वेक्टर यहाँ पे इस तरह से लिखे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ r1 डॉट, आप दोनों की डॉट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो r1 डॉट r1 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 वेक्टर की मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाए, वेक्टर r माइनस a,
एक चीज और बता दूं आपको इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि आपको समझाना है तो मुझे हर एक स्टेप यहाँ पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा लंबा भी हो सकता है ये मेथड, लेकिन हर एक स्टेप क्योंकि मुझे समझाना है तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। मैंने क्या करा, r1 डॉट r1 मतलब इसी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लिया मैंने। सेल्फ प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं, दो डिफरेंट नाम है। तो यहाँ पे मैंने इसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लिया। तो r1 डॉट r1 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे r माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय r माइनस ए। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, r1 का स्क्वायर, r1 का वेक्टर r1 का स्क्वायर। लेकिन जब हम दो सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। बताता हूं क्यों, यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर 1। ठीक है, इसका ये मैंने कैसे लिखा, देखो आपको मैं बताता हूं कि कभी भी आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और यहाँ पर r1 डॉट r1 का मल्टीप्लिकेशन डॉट मल्टीप्लिकेशन आपको स्केलर क्वांटिटी देगा, जो कि r1 के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी, r1 के स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब मैं वेक्टर r की डॉट मल्टीप्लाई करूंगा वेक्टर r में, ध्यान देना ये यहाँ पे डॉट में लिख देता हूं, चलो यहाँ पे बीच में डॉट है। ठीक है, डॉट मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूं। जब मैं r की r में डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो फिर से ये कंडीशन आ जाएगी, मतलब वो r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये होगा किसके बराबर, r स्क्वायर के। सिमिलरली जब मैं a की a में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, जब मैं r की a में मल्टीप्लाई करूंगा बच्चा तो यहाँ पे कितना आएगा, वेक्टर r डॉट a। ठीक है, सिमिलरली जब मैं इस वेक्टर की a वेक्टर की r में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, वेक्टर a डॉट r। ध्यान देना यहाँ पे r डॉट a और यहाँ पर a डॉट r है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि a डॉट b बेटा बराबर होता है b डॉट a के। अगर मान लो आपके दो वेक्टर हैं और आप उनका सेल्फ प्रोडक्ट आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो, a डॉट b b डॉट a के बराबर होता है, और सेल्फ प्रोडक्ट में क्या होता है, मान लो a का आप a से मल्टीप्लाई कर देते हो a स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये चीजें एक्स्ट्रा जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको, जो आपको पता होनी चाहिए इस डेरिवेशन को करते वक्त। तो अभी तक मेरे कितना आ गया, r1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस r डॉट a और a डॉट r। अभी मैंने वहां पे बताया a डॉट b b डॉट a के बराबर हो सकता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इस टर्म को r1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस r डॉट a डॉट r। तो ये कितना हो जाए, 2a वेक्टर डॉट r वेक्टर, और अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं बेटा तो आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, उनके बीच के एंगल कोस थीटा। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज चाहिए थी मुझे r1। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपको इतना चीज दिखाने की डेरिवेशन में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इतना पार्ट आप स्किप कर सकते हो डेरिवेशन करते समय, क्योंकि मुझे समझाना था कि ये टर्म कैसे आया, इसलिए मैंने ये सब मैथमेटिकल काम किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मुझे डेरिवेशन करना तो मुझे चीजें रट्टा ही मारनी पड़ेगी, जरूरी नहीं। आप चीजें अगर समझ के करोगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो r1 के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली मैं लिख सकता हूं, सिमिलरली जब मैं इस वाले ट्रायंगल में काम करूंगा AOP में, तो मुझे वैल्यू मिलेगी r2 की, और r2 की वैल्यू मिलेगी r2 का स्क्वायर। सब चीज सेम रहेगी, बस साइन का डिफरेंट होगा वहां पे। सिमिलरली इट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, माइनस की जगह पर बस प्लस आ जाएगा 2ar cos थीटा। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक मेरे पास दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है, एक तो ये वाली r1 के स्क्वायर की वैल्यू और एक r2 के स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या चाहिए था मुझे, 1/r1, यानी कि मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा पूरे टर्म का। चलो अब उस पे काम करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें से r स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, टेकिंग r स्क्वायर कॉमन, टेकिंग r स्क्वायर कॉमन, मैं कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक है, इस इक्वेशन से, या मैं इसका नाम देता हूं, लेट ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है और ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो r स्क्वायर कॉमन इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से r स्क्वायर आप कॉमन लो तो कितना बचेगा, देखो r1 का स्क्वायर, r स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। जब यहाँ पर r स्क्वायर है तो उसी को बाहर निकाले तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस
अब भैया ए स्क्वायर के साथ तो आर स्क्वायर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये तो खैर 10th क्लास की मैथ्स कर लो, कॉमन लेना, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा अपॉन यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप, ये r यहाँ पर है, एक यहाँ पर स्क्वायर है तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ r1 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2a अपॉन आर कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक एज्यूमशन मानता हूँ कि फॉर अ सोल्व्ड डाइपोल ए की वैल्यू बहुत कम होती है कंपेयर टू पॉइंट आर, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, तो फॉर सोल्व्ड डाइपोल या हम आइडियल डाइपोल भी बोल सकते हैं, कंडीशन में लिख रहा हूं फॉर आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल के लिए आर स्क्वायर हम कह सकते हैं आर की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, कह लो कि पी पॉइंट काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोर ए स्क्वायर टर्म, ये वाला टर्म मैं पूरा इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, मुझे इस टर्म को इग्नोर करना पड़ रहा है क्योंकि मैं सोल्व्ड डाइपोल के लिए डेरिवेशन कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। तो ये हमारा थोड़ा और छोटा हो गया, यानी कि r1 की वैल्यू मेरे पास आ गया, r1 के स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर 1 माइनस 2a कोस थीटा अपॉन r। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे 1 माइनस 2a कोस थीटा अपॉन r, यहाँ पे स्क्वायर, लेकिन मुझे स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए था, मुझे तो सिंगल पावर चाहिए। सिंगल पावर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट ले लो दोनों साइड पर, रूट ऑन बोथ साइड, taking root on both sides, so I will get value of r1 will be equal to r 1 minus 2a cos theta upon r, और इसकी पावर कितनी होगी 1/2। देखो इस पर स्क्वायर था तो सिंगल पावर होगी, और इस पर कुछ नहीं था तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। तो यहाँ तक हमारे पास r1 की वैल्यू आ गई, इसको संभाल के रखते हैं अभी। ठीक है, ये रूट लेने के बाद आई है। अब मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा बोर्ड, आप इन चीजों को नोट कर लो, या फिर मुझे डायग्राम हटाना पड़ेगा, डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं हटा देता हूँ डेरिवेशन के लिए, ये चीज आप ध्यान रखना। तो इसको यहां से मैं डायग्राम हटा रहा हूँ, डायग्राम में आपको बाद में समझा दूंगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। यहां से r1 की वैल्यू मुझे मिल गई है r 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r। ठीक है, फिलहाल मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, मुझे vp की वैल्यू चाहिए। तो देखो वहां से r1 की वैल्यू मेरे पास आई है r 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r। मैं इसका एक और मेथड आपको बताऊंगा, पावर यहाँ पर आ गई 1/2, so r1 इक्वल टू r 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r आ गया। अब आप एक काम करो कि देखो 1 प्लस x की पावर n कितना होता है, 1 प्लस x की पावर n का मतलब 1 प्लस nx में लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेट 1 प्लस x की पावर n, जो भी पावर होगी वो यहाँ पर x में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो r1 की वैल्यू आएगी r1 माइनस, ये पावर आगे मल्टीप्लाई कर दो 1/2, यहाँ पर आएगा 2a cos थीटा अपॉन r। ओके, और यहाँ पर क्या पावर नेगेटिव, देखो एक मिनट जरा, यहाँ पर मैं 1 प्लस x की पावर n का रेसिप्रोकल इसको अप्रोक्सीमेट लाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1/r1 का रेसिप्रोकल होगा 1/r 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r, और पावर कितनी हो जाएगी इस पर -1/2। ठीक है, देखो 1/r इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, इसका भी रेसिप्रोकल किया, और इसकी पावर का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा -1/2। तो 1 अब लगाओ वो 1 प्लस x की पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx, 1/r 1 माइनस, ये पावर आगे आ जाएगी यहाँ पे 1/2, नेगेटिव पावर है हमारी, माइनस 2a cos थीटा अपॉन r। ठीक है, अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/1 कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 1/r1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/r। ठीक है, 1 प्लस, ये ब्रैकेट थोड़ा ऊपर तक रखते हैं, 1 प्लस 2 से 2 गया, 1 प्लस हो गया, ये कितना आ गया a
कोस थीटा अपॉन आर। ठीक है, यही मुझे चाहिए था। मुझे 1/r1 की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि मुझे यहाँ पर पुट करनी है। 1/r1 मेरे कितना आ गया, 1/r1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/r1 प्लस a cos थीटा अपॉन आर। सिमिलरली देखो यहाँ पर नेगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव, तो सिमिलरली मैं वहां पर भी लिख सकता हूँ कि वहां पर मेरी 1/r2 की वैल्यू आ जाएगी। मैं उसको डिफरेंट मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आपको उसको समझ में आ सके। इसी तरह से सिमिलरली देखो ये तो आपकी इसकी वैल्यू हो गई, 1/r2 की वैल्यू बराबर होगी 1/r1 प्लस a cos थीटा अपॉन आर। ठीक है, तो ये है 1/r1 की वैल्यू और ये है 1/r2 की वैल्यू। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन का फर्क आएगा। ये मैं सिमिलरली लिख रहा हूँ, इतना ऑपरेशन मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस लगा था, इसका अपोजिट साइन आएगा पॉजिटिव। सिमिलरली बाय ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन, अगर आपकी वैल्यू 1/r1 की वैल्यू 1/r1 प्लस a cos थीटा अपॉन r आई है, तो 1/r2 की वैल्यू आएगी 1/r1 माइनस a cos थीटा अपॉन r। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, 1/r2 और 1/r1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देनी है। ठीक है, तो चलो ये काम भी करते हैं। Now put value of 1/r1 and 1/r2, putting 1/r1 and 1/r2 value of 1/r1 and r2 in equation फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू K, Q में डिफरेंट मार्कर यहाँ पे यूज करूंगा ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। तो 1/r1 1/r2 की वैल्यू यहाँ पर रखो। तो पोटेंशियल इक्वल टू K Q, 1/r1 की वैल्यू बताओ 1/r1 प्लस a cos थीटा अपॉन r। ठीक है, साइन कैसा है यहाँ पे नेगेटिव लगा दो। फिर 1/r2 की वैल्यू 1/r और 1 यहाँ पर माइनस साइन a cos थीटा अपॉन r। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव एक चीज देखो आप, 1/r इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। 1/r यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो कॉमन ले लो पहले तो इसको। तो v एट पॉइंट P इक्वल टू K Q, टेकिंग 1/r इज कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r। सिमिलरली यहाँ पे देखो माइनस, ये तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पे, -1 और ये माइनस प्लस, तो प्लस a cos थीटा अपॉन r। ध्यान से देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1 है, तो ये इसको कैंसिल करेगा तो कितना आ जाएगा a cos थीटा अपॉन r, a cos थीटा अपॉन r, दोनों सेम टर्म है तो ऐड कर दो इनको। तो पोटेंशियल एट P इक्वल टू K Q अपॉन r। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस a cos थीटा अपॉन r। अब इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे यूज करा तो इसको हटा रहा हूं मैं। ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया है ये टर्म पोटेंशियल। एक चीज देखो आप, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। और ध्यान से देखो कि यहाँ पर आपको वो टर्म मिल चुका है, Q इंटू 2a वाला टर्म। ठीक है, तो इस टर्म को मैं क्या लिख लूंगा, डायपोल मोमेंट। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू K, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी P, आगे कितना है cos थीटा, Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यही तो मुझे चाहिए था, पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू कितना आ गया, Kp अपॉन r स्क्वायर इनटू cos थीटा। एक बार मैं आपको फिर से डायग्राम से बता देता हूं क्या क्या अभी हमने करा है, ये सब चीजें आप नोट कर लेना। डेरिवेशन में सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो कि थोड़ी सी आपको अलग लगी होगी। देखो डेरिवेशन भले ही थोड़ा ज्यादा लार्ज हो लेकिन आसान है बाकी अदर डेरिवेशन से। तो ये आपको मैं हटा रहा हूं फिलहाल, अभी हम डिस्कशन करेंगे जो फॉर्मूला हमारा आया इस पर। अब तक का मुझे मेरे ख्याल से सबसे लास्ट डेरिवेशन है, लेकिन डरना मत, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आता है। तो मेरे पास, मैं शुरुआत में फिर से वही डायग्राम बता देता हूँ। माइनस क्यू चार्ज था, पॉजिटिव क्यू चार्ज था, सेंटर था हमारे पास, ये पॉइंट P था, यहाँ पर हमने r1 एज्यूम करा था, वेक्टर r और ये वेक्टर r2। ठीक है, ये चीजें हमने शुरुआत में एज्यूम कर ली थी। तो और यहाँ पर ये एंगल थीटा था।
ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर r एंड द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं इस फॉर्मूले पर डिस्कशन करूंगा, बाकी सारी चीजें मैं यहां से हटा रहा हूं। Vp इक्वल टू Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है पोटेंशियल का, वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अब मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकता हूं, पोटेंशियल किसी भी जनरल पॉइंट पे इट विल बी फंक्शन ऑफ टू कंपोनेंट, टू थिंग्स, r एंड थीटा विल बी इक्वल टू Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले में, और अगर मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं, सपोज करो v इक्वल टू Kq अपॉन r, Kq अपॉन r, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए है। और ये फॉर्मूला किसके लिए है? डायपोल के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए है? फॉर डायपोल, डायपोल के पोटेंशियल के लिए। तो दोनों में जो मेन फर्क है वो क्या है? देखो कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? वी आर थीटा। लेकिन अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको सिर्फ मैं क्या लिखूंगा? वी ऑफ आर। यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल सिर्फ आर का फंक्शन है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन आर डिस्टेंस, बट हियर द पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा आल्सो, एंड आल्सो इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस आर, ठीक है। अब देखो इस थीटा के साथ खेलते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट केस क्या हो सकता है? सपोज इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका क्या मतलब है? तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये होगा कि अगर ये डायपोल है -q, ये +q, तो आपको पॉइंट इसकी जो डायपोल की एक्सिस है उसी पे लाई कर रहा है, ठीक है। दैट इज इफ वी पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वी विल गेट द पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पॉइंट। तो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट पे वो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू Kp cos 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर, यानी कि कितना? Kp अपॉन r स्क्वायर। तो यही तो होता है फॉर्मूला एक्सिस पर, ये तो चीज हमने डायरेक्टली फाइंड किया था, Kp अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट स्पेशल पॉइंट ये हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन इट विल गिव अस द पोटेंशियल फॉर पोटेंशियल ऑफ द डायपोल एट द एक्सिस पॉइंट, एक्सियल पॉइंट। नेक्स्ट देखो, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो इसका पहले डायग्राम से मतलब समझो क्या है। सपोज ये डायपोल है, -q चार्ज +q चार्ज, सेंटर O, और पॉइंट जो है वो 90 डिग्री पर लाई कर रहा है, मतलब कि ऐसा तो हमने करा हुआ, ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमने फाइंड किया था। तो इसका मतलब है कि अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख रहे हो तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? वो पुट करो, cos 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 0, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0। और ये तो हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो दो चीजें अभी तक मैंने आपको बताई, एक तो कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो पोटेंशियल विल बी गिवन एज द पोटेंशियल ऑफ द एक्सिस पॉइंट, एंड इफ योर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट विल गिव द पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक और चीज देखो, यहाँ पर पोटेंशियल सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एक डायपोल इस तरह से रखा हुआ है तो जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ अब r पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू डायपोल इट विल बी सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होगा। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। द पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज सिलेंड्रिकली इंपॉर्टेंट। तो ये डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। फॉर्मूला है हमारा Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। एनसीईआरटी में बेटा बस इतना फर्क होता है कि K की वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0, 1/4πε0। तो फॉर्मूला याद करने में आसानी हो, इसलिए मैं सिर्फ इस तरह से प्रेफर करता हूं Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। थीटा की डिफरेंट वैल्यू मैंने आपको बताई। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ये एक मेथड था जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, और भी डिफरेंट मेथड आपको मिल सकते हैं डिफरेंट बुक में, लेकिन सीबीएसई एग्जाम में आप इसी को प्रेफर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतने, थैंक यू, बाय बाय।